शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। धर्मेंद्र भाई, पप्पू जी, मस्कूर साहब, सजाद सुभान साहब, मोहम्मद फहद साहब और तमाम जो लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे जब टोपी पहनाई जा रही थी तो मुझे एक किस्सा अलीगढ़ से जुड़ा हुआ याद आ गया। एक साहब हुआ करते थे, यहाँ परमानेंट नौकरी उनको नहीं मिली, राही मासूम रजा। बाद में बहुत कामयाब हुए, मुंबई जाकर के महाभारत का स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था, वो दौर दूसरा था। तो हुआ था, उन्होंने किताब लिखी टोपी शुक्ला। उसमें एक साहब थे बलभद्र नारायण शुक्ला, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 12वीं से किसी मुस्लिम दोस्त के बच्चे को किसी वाइस चांसलर साहब ने उनको स्कॉलरशिप दे दी। तो उन्होंने कहा मैं बदला लूंगा, अलीगढ़ में स्कॉलरशिप लेकर। तो वो अलीगढ़ आ गए, उनको इस रवायत का पता नहीं था। हॉल में खड़े हो गए, बोलने लगे, उन्होंने पीछे से कहा टोपी 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 टोपी, तो उनका नाम ही हो गया टोपी शुक्ला। तो ये टोपी शुक्ला की कहानी। दूसरी कहानी जो इसके बाद दिक्कत यह है, पप्पू भाई पूरी तरह पॉलिटिशियन हो नहीं पाया हो, तो मैं टॉपिक और सिलेबस ही देख रहा था तभी से कि टॉपिक यह है, सिलेबस के अंदर बोलना है। बहरहाल मामला वो नहीं है। मामला यह है कि मैं बहुत रुमानियत के साथ अपने मुल्क के बारे में इन दिनों नहीं सोच पा रहा हूं। इसमें मेरी दिक्कत नहीं है, मेरे मुल्क में जो हो रहा उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है, उससे परेशानी ज्यादा हो रही है। तो हुआ यूं कि आप लोग जब मस्कूर साहब बोल रहे थे तो नीचे ऑडियंस से कुछ कमेंट्स आ रहे थे। मुझे याद आया कि उसी किताब में एक जिक्र था कि तखल्लुस देने की बड़ी आदत है यहाँ पे। तो एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में कोई इकबाल साहब थे, वो पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ाते थे, उनका नाम रख दिया इकबाल बहरुल काहिल। एक इकबाल साहब थे जिनकी क्लास लोग पसंद नहीं करते थे, तो उनका नाम रख दिया इकबाल हेडेक। इसी तरह एक इकबाल बाइसिकल रख दिया। अब चौथे के लिए कुछ बचा नहीं, तो उनका नाम रख दिया इकबाल खाली। तो अलीगढ़ आप ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। मेरे लिए इट्स द ड्रीम कम ट्रू। मेरे लिए एक ख्वाब। मेरे कई सारे दोस्त अलीगढ़ से थे। अभी यूनियन हॉल में मैंने एक जिक्र किया कि 2 यूनिवर्सिटी है जहां मैं पढ़ना चाहता था और हालात ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, और दोनों बड़ी बदनाम यूनिवर्सिटी है इन दिनों, जेएनयू और एएमयू। तो हम जैसी बदनाम शख्सियत बने थे जेएनयू और एएमयू के लिए, हो नहीं पाए, तो हम टाइप हो गए, एएमयू टाइप, जेएनयू टाइप। तो हम टाइप से खुश। चमन सर सैयद में मेरे कई दोस्त बताते थे कि कैनेडी हॉल में ऐसा होता है। तो आज मैं लगातार बैठे हुए उस पूरी चीजों को सोच रहा था। मेरा मुल्क बहुत बदल गया है, लेकिन इससे पहले कि मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, और मैं बहुत रोमांटिक बातें नहीं करना चाहता, और मैं ऐसी बातें करना चाहता जो हमारे लिए डुएबल है, जो हमें फौरी तौर पर करने की जरूरत है। इस ऑडियंस में कहीं मेरे दोस्त सज्जाद होंगे, फिजिक्स में यहां पढ़ाते हैं, दूसरे हैं हिस्ट्री में सज्जाद साहब। फिजिक्स वाले सज्जाद साहब का मैं जिक्र करके शुरू इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने यूनियन हॉल की ये बात कही। जब अलीगढ़ में आया तो सबसे पहले मैं गया सज्जाद साहब के घर पे, क्योंकि उनके पिता हैं अजहर साहब। सहरसा में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। बड़ा छोटा शहर है मेरा भाई, लेकिन उस छोटे शहर का दिल बहुत बड़ा है, सीना बहुत बड़ा नहीं है। आजकल सीने की बात ज्यादा होती है, दिल की बात कम होती है। तो मेरे शहर में कभी कोई दंगा नहीं हुआ साहब, और पुख्ता यकीन देता हूं, लाख लोग कोशिश कर लें, दंगा कभी नहीं होगा। क्योंकि वहां की कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूं जो मूलतः एक छोटा हिंदुस्तान है और जिसे बचा के रखना है। तो अजहर साहब मेरे पिता के भी टीचर थे और मेरे भी टीचर थे। उन्होंने ही मुझे बताया, एक बहुत बड़ा मुझको एक अलादीन का चिराग टाइप उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा तुमसे मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, छोड़। और मैंने उनकी बात मान ली, छोड़ दी। सज्जाद साहब के पिता अजहर साहब सहरसा छोड़ के सन 98 में, मुझे ईयर याद नहीं था, आज पता चला, तब मैं जामिया में पढ़ाता था। यकीन मानिए दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, जिस दिन सज्जाद साहब के पिता अजहर साहब ने शहर छोड़ा, मेरा शहर कमजोर हो गया, मेरा शहर बदल गया।
उस शहर के साथ सबसे बड़ी चीज थी कि उजैर साहब वहां माइलस्टोन थे। लोग कहते थे कहां जाना है, वो दुकान कहां, तो उजैर साहब के बाएं, वो कहां है, तो उजैर साहब के दाएं, उजैर साहब के मकान से 100 कदम आगे। ये मेरा मुल्क था। मुझे इस मुल्क पे खतरे दिख रहे हैं पप्पू भाई, इसलिए संविधान पे खतरे दिख रहे हैं, और इसलिए संविधान की बात हो रही है क्योंकि मेरा मुल्क इतना बदल गया 70 वर्षों में। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, तारीख में कसीदे पढ़ना चाहता हूं कि पहली बार मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर डालमिया फोर्ट से बोलेगा, लाल किला से नहीं बोलेगा। कभी हमने कल्पना की थी कि गांधी नेहरू के मुल्क में एक दिन लाल किला बिक जाएगा? कल ताजमहल बेचोगे, परसों भारतीय संसद को बेच दोगे। शुरुआत कर चुके हो। संसद में जिस तरह के लोगों को आपने बिछाना शुरू कर दिया वो बिक्री की शुरुआत है। आप बाजार बना रहे हो मेरे संसद को। इसलिए खतरा होता है संविधान पे, इसलिए परेशानियां हमारे लिए होती हैं। एक जिक्र अंबेडकर साहब की जिंदगी से करना चाहता हूं, और वो इसलिए करना चाहता हूं कि आजकल मैं अक्सर इन दिनों कहता हूं कि जब बुजुर्ग याद आए, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, तो आप समझ लो कि आप बीमार हो गए हो। बीमारी के वक्त में बुजुर्ग याद आते हैं। अरे गांधी कुछ कह के गए थे, फिर से सोचा जाए। अरे अंबेडकर साहब कुछ कह के गए थे, फिर से सोचा जाए। अंबेडकर मैथमेटिक्स में बहुत शौक थे। सतारा के स्कूल में अंबेडकर साहब 6ठी या 7वीं कक्षा में पीछे बैठते थे। हम सबको पता है इस मुल्क में पीछे कौन बैठता है अभी तक। तो उनको कहा कि भीम आओ, ये मैथमेटिक्स सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करो। भीम पीछे से चले, वो पीछे से। सामने अगली जाति के लोग थे। ब्लैक बोर्ड के पीछे टिफिन पड़ा हुआ था, टिफिन बॉक्स सब बच्चों के। भीम चले नहीं कि सब दौड़ गए ब्लैक बोर्ड के पास और अपने अपने टिफिन बॉक्सेस निकालने लगे। ठक 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 आवाज होने लगी। अंबेडकर साहब ने 25 वर्ष बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखा कि टिफिन की वो आवाज मेरी कानों में आज भी गूंजती है। दोस्तों, टिफिन के बदले कोई और खनक है जो हिंदुस्तान के कई कानों में गूंज रही है, चाहे वो अकलियत का हो, पिछड़ों का हो, दलित का हो। मैं ये नहीं मानता कि इन लड़ाई के बगैर हम कोई भी लड़ाई मुकम्मल मंजिल हासिल कर सकते हैं। आपको सॉलिडारिटी बनानी होगी। तकसीम के बाद बापू ने कहा था कि मैं जा रहा हूं आज, लेकिन एक दिन याद करोगे कि यह मिस्किन आदमी जो कहा करता था वो ठीक कहता था। हम तब नहीं समझ पाए, लेकिन आज आप सोचिए, हम सोचे, क्या कभी हमने इस मुल्क में कल्पना की थी कि रेप के आरोपी के लिए मेरा तिरंगा शर्मसार कर दोगे तुम? मेरे तिरंगे को लेकर तुम चलोगे? अरे तुम अपना भगवा लेके जाओ यार, मेरे तिरंगे को शर्मसार मत करो। 3 रंग हैं इस झंडे के, वो सारी कौमों के यूनिटी का प्रतीक है, वो एक मैसेज है। तुमने क्या कर दिया और हम कौन सी बहस में आ गए? सुबह शाम ना जाने कौन से लंबी टीके वाले, लंबी दाढ़ी वाले, जिनको कुछ नहीं पता, वो मंगलयान पे भी बयान दे रहे हैं। मंगलयान पे बयान दे रहे हैं। चाइना में डोकलाम पर क्या होगा ये कोई पंडित जी या मौलवी साहब तय कर रहे हैं। ये तरक्की कर ली है, इसलिए संविधान खतरे में। जब अगर यही लोग बैठ करके तय करेंगे तो साहब हमारा संविधान कहां है? ये तय आपसे सीधे तौर पे पूछा जाता है। और मैं तो समझता हूं कि हालात ये हो गए हैं कि सुबह शाम हमारे मेंटल हेल्थ खराब करने में इस मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मशहूर बता रहे तो उन्होंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया और मैंने बहसों में जाना बंद कर दिया। बहसों में इसलिए एएनआई वाले हैं ना, हाँ बस इन्हीं से काम चलाता हूं। जो बात कहनी होती है इनसे कह देता हूं। नहीं, भाग नहीं रहा हूं हुजूर, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हमारी सियासत हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, और किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते। अरे साहब, हमने तो सरकार गवा दी बिहार में, सरकार छोड़ दी हमने बिहार। हमें पता है कि सरोकार बचाना है या सरकार बचाना, हमने सरोकार बचाया। बड़ा आसान था लालू जी के लिए भी। बहुत लोग 56 इंच के सामने में ढीले पड़ गए। उस आदमी ने 56 इंच को 6 इंच
कम कर दिया। और सीधी सी बात है आपके सामने, मेरा मुल्क इसलिए मैं कह रहा हूं बदल गया कि 70 वर्ष पहले हम दिल की बात करते थे, लार्ज हार्टेड पॉलिटिशियन। पंडित जी सुभाष बाबू के बारे में अक्सर चर्चा होती है। ये मीडिया वाले जिंदा कौमों को लड़ाते लड़ाते मरे हुए हीरोज को भी लड़ाते हैं कि सुभाष बाबू, नेहरू जी। मैंने बहुत हाल के दिनों में रिसर्च किया और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक चीज। उनके खूबसूरत रिश्ते को ये छोटे बौने लोग समझ ही नहीं पाएंगे। सुभाष बाबू की बीवी को उन्होंने शादी बाहर की थी। उनको इंडिया की चाय बहुत पसंद थी, यहां की चाय पत्ती। नेहरू जी अपने खर्चे से प्रति महीने चाय पत्ती भेजा करते थे। समझ पाएंगे ये 56 इंच वाले लोग। ये दिलों का जब मामला होता तो सीना काम नहीं आता। सीना नहीं चाहिए, दिल चाहिए। ये रिश्ता हुआ करता। पटेल नेहरू, अब उससे मन नहीं बढ़ा तो नेहरू सुभाष, क्योंकि ये कमाल के लोग हैं। अभी धर्मेंद्र भाई कह रहे थे और मैं सच कहूं, अद्भुत कभी हमने कल्पना की थी कि इस मुल्क में एक विप्लव दास नाम का आदमी आएगा। अभी आपके मिस्टर आदित्यनाथ जी के बारे में भी आऊंगा 2-4 चीजें, क्योंकि मैं सचमुच इस बात को मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं लोग, इनको वापस मठ में भेज दिया जाए। तो विप्लव दास जी कहते हैं महाभारत में इंटरनेट था। इसका मतलब है महाभारत काल में व्हाट्सएप भी था। इसका मतलब है महाभारत काल में फेसबुक भी रहा होगा। इसका मतलब है कि ये बीच में कौन खा गया सब कुछ? कोई तो है, यानी गुनहगार कौन जो सब खा गया और सारी चीजें जाकर के विदेश में आविष्कृत हुई। और कमाल ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा, कमाल है कि शाम में हम तो पूछेंगे और टाल ठोक के भी हुआ। और लोग बहसों में रहे, शामिल रहे और बारहा अपनी बात कहते रहे। हाँ ऐसा रहा होगा, पुष्पक विमान भी तो था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये हमारे समाज के बीमार हो जाने की आहट है। हमने पड़ोस के कई मुल्कों में ऐसे हालात बहुत पहले देखे हैं। 47 में जब तकसीम हो रहा था तो बड़ी कोशिश से इस बात को की कोशिश हुई थी, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, उन्होंने कहा कि इस मुल्क की रवायतों में मजहबी जुनून कभी नहीं चलेगा। आज क्या हो गया? दाएं देखो बाएं देखो, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मैंने कहा, जैसे आप पप्पू जी कह रहे थे, मैंने कहा मैं हिंदू हूं लेकिन वो वाला हिंदू नहीं हूं। मैं गांधी के हे राम वाला हूं, जय श्री राम वाला नहीं हूं। इस मुल्क को लड़ाई लड़नी होगी, मजाक नहीं है। जो संविधान की पहली पंक्ति है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, उसका मतलब है कि हम भारत के लोग चाहे संकट के बादल आए, हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन वो लड़ाई होगी कैसे? वो लड़ाई ये नहीं होगी कि दुश्मन पड़ोस में है, दुश्मन आपके साथ भी बैठा हो सकता है। आस्तीन का सांप हम सब ने सुना है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मूल तक बहुत इमोशनल आदमी हुआ करते हैं। हमें आस्तीन जांचना नहीं आता और लोग आस्तीन में न जाने क्या क्या लेके बैठे रहते हैं। अभी हमने एक व्यक्ति के साथ बिहार में सरकार चलाई, आस्तीन में क्या छुपा हुआ था हमने देखा नहीं वक्त पे, और जब आस्तीन से कुछ निकल करके आया तो वक्त बीत चुका था। लेकिन अब हम सावधान हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं अलीगढ़ के अपने दोस्तों से करना चाहूंगा। यह लड़ाई मुश्किल है, यह लड़ाई जज्बात को और जहन को बड़े मिला करके चलने की जरूरत है। आप गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ो साथ साथ। इसलिए जब लोग कहते हैं कि सेक्युलर लोग इकट्ठा हो ना, मैंने बहुत सारे सेक्युलर ऐसे देखे हैं इस मुल्क में जो पॉलिटिकली सेक्युलर होंगे लेकिन गैर बराबरी के मसले पे, असमानता के मसले पे वो घोर जातिवादी हो जाते हैं। ये नहीं चलेगा कि आप ठेले वाले के साथ कोई व्यवहार कर लो, खोमचे वाले से गाली गलौज करो, रेड़ी पटरी वालों के साथ आप अपना पावर का इक्वेशन दिखाओ। गैर बराबरी अगर हमारे समाज में है, हमें उस गैर बराबरी से भी लड़ना है, क्योंकि तब तक आपकी लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी
आप मंजिल हासिल नहीं करोगे जब तक आप कंपार्टमेंट में अपनी लड़ाई लड़ते रहोगे। आपको लड़ाई सारी एक साथ लानी होगी। वो लड़ाई लड़ने में हम कमजोर होते जा रहे हैं, वो लड़ाई हम ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। वो लड़ाई क्या है? 70 साल कभी सोच के देखिएगा, सीवर में उतर करके गंदगी साफ करने वाले की जात क्यों नहीं बदली साहब? क्यों उन्हीं या कुछ जातियों के लोग सीवर में उतर के सफाई करते हैं? यह सवाल किसी सरकार का नहीं है, यह सवाल हमारा आपका सबका है। इस सवाल का अगर हम हल नहीं ढूंढेंगे, इसके लिए इकट्ठा नहीं होंगे, हमारी लड़ाई बेमानी है, हमारी चिंता दोगली है। हम विरोधाभासी लोग हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में जीते हैं। हर समाज में जो गैर बराबरी का है उसको करना है। बाबा साहब की स्पीच में बहुत लोग याद कर रहे हैं। एक दौर चल पड़ा है कि बाबा साहब, जो लोग बाबा साहब से मीलों दूर खड़े हैं वो भी सीढ़ी लगा करके माला चढ़ाते हैं अगर मूर्ति ऊंची है। बाबा साहब को माल्यार्पण करने से कुछ बात नहीं बनेगी। आप अभी बिहार आइए, हम लोगों ने कुछ ठोस जमीन पे करने की कोशिश की है, एक बदलाव के बयान लाने की कोशिश की है। कहां तक होगा मैं नहीं जानता, नेता प्रतिपक्ष लालू जी खुद इसको एंकर कर रहे हैं, लेकिन इतनी कोशिश हम कर रहे हैं। जब बाबा साहब फ्रैटर्निटी, बंधुत्व की बात करते थे तो वो बंधुत्व क्या है? ये जो आपका मार्जिनलाइज सेक्शन इन इंडिया बंधुत्व है, और माफ कीजिएगा, बंधुत्व कहते हुए सिर्फ पुरुषों को याद मत कीजिएगा। वो शब्द पुरुष इंगित करता है, लेकिन अगर हमारी आधी आबादी उस बंधुत्व का हिस्सा नहीं है तो वो बंधुत्व फ्रैटर्निटी बेमानी है। आजादी, हम ऐसे मानते हैं कि आजादी अलग है, बंधुत्व अलग है, समानता अलग है, समता अलग है ना। ये सभी एक कंप्यूटर के हिस्सा है, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। आपकी डेमोक्रेसी, आपकी जमहूरियत तब तक जिंदा नहीं रहेगी जब तक उसके अंदर आजाद ख्याली के लिए जगह ना हो, जब तक उसके अंदर बंधुत्व के लिए जगह ना हो। और वो सिर्फ नारों और स्लोगन से नहीं होगा, उसमें पूरी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि वो सब ऐसा हो, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें। आज इस मुल्क में एक खूबसूरत चीज हो रही है, दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग और एवं अपर कास्ट के प्रगतिशील तत्व वो इकट्ठा हो रहे हैं। इसको मकबूल करिए, इसको मकबूल करिए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, सत्ता में हाथ पकड़ करके। और आपको यकीन दिलाते हैं पप्पू जी, अब जो इबारत लिखी जा रही है ना नई वाली, उसमें आबादी के हिसाब से ही सब होगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तय होगा। और ये पैराडाइम शिफ्ट है। इस पैराडाइम शिफ्ट को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो बार बार सांसद बनने के बावजूद कुछ मौलिक प्रतिबद्धताओं से वंचित है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपको ये लड़ाई लंबी लड़नी है। सब आइए, हाथ मिलाइए। और इस लड़ाई में ये मत देखिए कि पिछली वाली कमीज इसकी गदली थी। हमें पता है बड़ी दिक्कत होती है जब आप यूनिटी की बात करते हैं, और मैं सिर्फ पॉलिटिकल यूनिटी की बात नहीं करता। नेता आपस में मिल लें, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक जमीन पे एक एक कार्यकर्ता और आवाम उस पर हस्ताक्षर न करे। और वो अपना हस्ताक्षर कैसे करेगा? वो तब तक नहीं करेगा जब तक वो आपकी स्कीम में अपना चेहरा नहीं देखेगा। आपकी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। दस्तावेज बनाओ, ये कहो कि इतने दिन में ये होगा। मेरा दूसरा विरोध मैं हर फोरम पर अपने पॉलिटिकल साथियों से कहता हूं कि नव उदारवादी दौर में हमने मान लिया है कि बाजार जो करेगा वही करेगा। आज मैं मिडिल क्लास का आदमी, शिक्षक, पॉलिटिशियन तो भी नया नया हुआ हूं, महीना भर नहीं हुआ मेरा। मैं बीमार पड़ने से पहले बीमार पड़ जाता हूं, यह सोच करके कि मेरा इलाज कहां होगा। क्या यह बदलाव नहीं होना चाहिए? पब्लिक हेल्थ सिस्टम खत्म कर दिया गया इस मुल्क से, और इसमें शरीके गुनाह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इबारत बदलेंगे। नई इबारत लिखी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसमें बाजार का दखल बंद होगा। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, एवरीवन ऐसे देखो, और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों से कह करके
खत्म करना चाहूंगा कि इस दौर में मुश्किलें बहुत आएंगी। एक आग्रह आप सबसे मैं करता हूं, हम सब सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप को सबसे बड़ा ज्ञानवान इंस्ट्रूमेंट मत मानिए। व्हाट्सएप पे क्या क्या चलता है, व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई बता दे कि आपका कान काट के कोई ले गया, तो पहले कान चेक कीजिए ना, ताकि उस आदमी को खदेड़ने लगेंगे कि वो फलाना कान काट के ले गया। नहीं, व्हाट्सएप हमारे आपके बीच के स्वस्थ चिंतन को खत्म कर रहा है, और इसको आप भरोसा जब तक इस पर खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप कहां से निकल रहा है, इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, जो भाजपा का हेडक्वार्टर है। व्हाट्सएप वहीं से शुरू हुआ है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत तरह की इमेजेस दी जाएंगी। अरे ये लोग तकसीम से पहले मस्जिदों में सूअर और मंदिर में गाय के मांस फेंका करते थे। मैंने भीष्म साहनी पढ़ा है। भीष्म साहनी का दस्तावेज कहता है कि ये इनको महारत हासिल है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि इनका राम जो है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। इनका राम इनके यहां पे चलता है, यहां। और जिनके दिलों में राम है ना, जो लोग इस पूरे अवध के बेल्ट से वाकिफ हैं, कभी भी राम राम के नाम पर दंगे नहीं हुए। दंगे जय श्री राम पे हुए। ये हम सबको समझने की जरूरत है। मैं एक और चीज कहूंगा, हमारे एक साथी कह रहे थे कि आप मत बोलिए। ये मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूं, ये चल रहा है कि मुसलमान ना दिखे, मुसलमान ना बोले ना। इसको कहते हैं हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन। कोशिश हो रही है कि आपको डिसइंफ्रेंचाइज किया जाए। आप वोटिंग इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा कुछ ना रहे। मैं मानता हूं, बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन अपने साथ हाथ पकड़ के इनकलाब जिंदाबाद बोलिए, ताकि इतनी ताकत हो कि कोई आपका बाल बांका ना कर पाए। फिर मिलेंगे। अलीगढ़ को एक आदत भी है, ये बहुत लत भी है। अलीगढ़ इज एन एडिक्शन। मैं अक्सर कहता हूं कि पहली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तो गेट पे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया था। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में आया था एज ए स्टूडेंट। दूसरी बार पिछले साल आया तो बड़ी इज्जत से लाया गया, लिट फेस्ट में आया था। और तीसरी बार थोड़ा और इजाफा हो गया, मेंबर पार्लियामेंट भी बन गया था। लेकिन अलीगढ़, मैंने कहा जैसे शुरू में, मैं अलीगढ़ का नहीं हूं, अलीगढ़ टाइप हूं। मैं जेएनयू का नहीं हूं, मैं जेएनयू टाइप हूं। आपका मुझ पे हक है और मेरा आप पे हक है, और उस हक के हवाले से मैं ये कहता हूं, लड़ो सामने, लड़ना पड़ेगा, लेकिन व्हाट्सएप दरकिनार करके यह तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई थोड़ा उस अंदाज में होना कि थोड़ा लाल सलाम भी हो, थोड़ा जय भीम भी हो, उस तरह की लड़ाई हो। और तब देखिएगा, आपका तो लिखा ही है मजा साहब ने, जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा। वो कोशिश करनी है हम लोगों को। आखिर में थैंक यू सो मच, शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स। अरे हाँ, आदित्यनाथ जब सीएम बने उससे पहले किसी और का नाम चल रहा था, वो मंदिर भी हो आए थे। और मैंने गलती से उनको एक एसएमएस भी भेज दिया था, क्योंकि एक बार हवाई जहाज में मुझे वो मिले थे। मैंने सोचा कि दे दूं, उन्होंने एसएमएस रिसीव भी कर लिया और बधाई स्वीकार भी कर ली। बाद में पता चला कि अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये जो शमशान, कब्रिस्तान और रमजान, दिवाली, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए नहीं, चाइना से लौट के आ गए क्या? आज लौट के आए हैं। अभी आज सुबह एएनआई के एक साथी बयान लेने आए, कुछ बोले कि राहुल गांधी ने वंदे मातरम के बीच में ऐसा कहा। मैंने कहा सुनो भैया, एक तो राहुल गांधी पे आप लोगों की बड़ी नजर रहती है, 2-4 चैनल हैं कि डेली कहते हैं राहुल मस्ट एक्सप्लेन, राहुल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। मैंने कहा यार 100 दफा तो पूछते हो कि राहुल मस्ट एक्सप्लेन, एक आध दफे नजर की शर्म के लिए 56 इंच वाले से भी पूछ लो। नहीं पूछ। तो इनको जब इन्होंने कहा कब्रिस्तान, शमशान, तो एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उस चैनल से सत्ता थोड़ी डरती है।
उसमें एक और पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार, जिनके शो के टाइम में चाहती है सरकार के ऐसा ऐसा कर दिया जाए कि उसका शो कोई ना देखे। हाँ, एकदम एकदम। उनका एक ब्लॉग है जिसमें वो लिखते हैं, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। तो उनसे उस पत्रकार महोदय ने पूछा कि साहब, आप जो कि कह रहे हो कि शमशान और कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अखिलेश जी ने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा फैक्ट क्या है? उन्होंने कहा, ये फैक्ट ये कहता है। बोला, फैक्ट क्या होता है? परसेप्शन भी कोई चीज होती है। तो आप सोच लीजिए, मुस्कुराइए कि आप नए भारत में हैं, जहां फैक्ट को परसेप्शन से डर के रहना पड़ेगा। कान ले गया वो सत्य है, कान महदूद है ये असत्य है, वो असत्य है। अभी उन्होंने हाल में एक और बयान दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। अभी 2 दिन पहले नौटंकी, हाँ, नौटंकी बंद कर। किसी ने कमेंट दिया, मैं वो कमेंट नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं हमें वो संजीदगी पैदा करनी होगी कि औलाद ना हो तब भी औलाद खोने का दर्द होना चाहिए। वो संजीदगी नहीं। पता नहीं इनके मठ के बारे में कोई ऑडिट रिपोर्ट कभी आई कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये व्यक्ति मठ से ज्यादा कुछ नहीं चला सकता। ये इनकेपेबल है। मैं ऐसा नहीं मानता कि भाजपा में और लोग नहीं है, उनसे बेहतर होंगे, लेकिन न जाने मोदी जी की क्या मजबूरियां रही थी। कोई तो डर था, नागपुर का फरमान था। नहीं, डर के कई अलग स्वरूप होते हैं, कभी फाइलों में होती है, कभी सीडी में होती है। तो उस डर की वजह से मिस्टर आदित्यनाथ आज चीफ मिनिस्टर हैं और गाहे बगाहे अब हम अगस्त का महीना आने वाला, मैं पहले से परेशान। बीच में इन्होंने रंग बदलवाने शुरू किए थे, तो मैंने कहा कि अगर रंग ही बदलने के लिए आप सीएम बने थे तो एशियन पेंट्स को ये काम सौंप दीजिए। अगर आप डालमिया को लाल किला बेच सकते हो तो सारी बिल्डिंग के रंग रोगन का काम दे दो, पसंद का रंग करवा लो। हाँ, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग भगवा करवा लो, ताकि बच्चे कम से कम मरे नहीं। भगवा रंग का ही सिलेंडर हो तो गोरखपुर के अस्पतालों में, बाकी अस्पतालों में वो मिले। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में बीजेपी के लिए गवर्नेंस का मुद्दा नहीं रहा। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं विपक्ष का एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं मोदी जी पे आरोप लगा रहा हूं। मैं अपनी संस्थाओं से मोहब्बत करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मेरा सवाल पूछने का हक वो नहीं ले सकते। मैं अपने पीएम से सवाल पूछूंगा कि चाइना गए थे, डोकलाम के बारे में बोला कि नहीं बोला? चाइना गए थे, मसूद अजहर के बारे में बोला कि नहीं बोला? चाइना गए थे, हम पर जो आंखें तरेरी जा रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का मसला था, बोला कि नहीं बोला? और मुझे पता है तीनों में 0-0-0। हाँ, आप लेक व्यू रिसोर्ट में बैठ करके जो आपने साबरमती में उनको झूला झुलाया तो उन्होंने बदला उतार दिया, आपको झूला झूला दिया। ये इनकी गवर्नेंस का मॉडल है। और दूसरा तो मैंने आपको बताया, त्रिपुरा वाले हैं, एक हरियाणा में। दिक्कत यह है कि अगर आपने इस मॉडस ऑपरेंडाई को नहीं बदला, इस कार्यशैली को नहीं बदला, इसके खिलाफ हम नहीं खड़े हुए, कल क्या होगा आप जानते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोदी को हराने के लिए कोई बड़ा मोदी आ जाए। अमेरिका भी इससे परेशान है, उनको भी लग रहा है कि ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ा ट्रंप ना आ जाए। एक आखिरी टिप्पणी मैं करके खत्म करूंगा। अक्सर जब हम, धर्मेंद्र भाई और अन्य पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आने की बात करते हैं तो मीडिया के हमारे साथी पूछते हैं छूटते ही, अच्छा आपका नेता कौन है, नेता कौन है बताइए। मैं इस सवाल से बड़ा परेशान होता हूं, लेकिन आप जवाब ढूंढ लिया। मैं कहता हूं भैया, मैं शैम्पू नहीं खरीद रहा हूं कि मेरा वाला लॉरियल है, तुम्हारा वाला कौन सा है। हमारी डेमोक्रेसी कलेक्टिव पे चल रही है, सामूहिकता पे चलती है। और अंबेडकर साहब कह गए थे कि किसी को इतना बड़ा मत मान दो वो तानाशाह होकर के तुम्हारा सर कलम करवा दे। ये अंबेडकर ने 49 में कहा था। बीच में 75 में थोड़ा दर्द मिला, लेकिन इस बार वाला तो भयानक है। 75 वाले को तो इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, इनको तो लगाने की जरूरत नहीं। इनके लिए तो खुद ही इमरजेंसी लेके सारे मीडिया हाउसेस बैठे हुए हैं। साहब जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। हवाई जहाज कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ
कांग्रेस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिहार में कुछ हो जाए तो हम तो स्केपगोट है ही कि तेजस्वी यादव हैज डन इट और ये आरजेडी ने किया है। इस पॉलिटिक्स को अगर खत्म करना है तो हमें सामूहिकता विकसित करनी होगी, कलेक्टिव ट्रेड यूनियन स्टाइल पॉलिटिक्स वापस लाना होगा। और उस स्टाइल को वापस लाए बगैर जहां आपकी स्टूडेंट यूनियन भी पावरफुल यूनिट हो और उसका 68 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत स्टूडेंट यूनियन से हुई थी और किसान मजदूर साथ हो गए। हमें आपको वो दिन लौटाने हैं, तभी हमारे आपके अच्छे दिन आएंगे। आखिर में ये चमन सर सैयद में हूं, कैनेडी हॉल में हूं, तो मुजफ्फर वारसी साहब का एक है, गालिब तेरी जमीन पे लिखी है एक गजल, माना कि तेरे कदे सुखन के बराबर नहीं। शुक्रिया।